Hi, welcome back to my channel, and this is the day 5th of answer writing practice for all those who are preparing for tier 2 examination of TGT science. And apart from this, for those also जो KVS NVS और LT grade की preparation कर रहे हैं, उनका syllabus overlapping है, तो please must watch this video for the concept clarity and how to practice the answer. Basically हम इसमें deal करने वाले हैं कि answers को कैसे लिखा जाए और उनके लिए क्या कंटेंट होना चाहिए। तो ये कंटेंट आपका ये पीडीएफ जो है वो आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। जिसने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है वो डायरेक्टली पीडीएफ को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और जो मॉडल आंसर्स उनको प्रोवाइड किए जाएँगे वो इसी पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड किए जाएँगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर चैप्टर। और जिन्होंने डिस्कशन ग्रुप में लिखा हुआ है टेलीग्राम के, वो डायरेक्टली यहाँ से अपने आंसर्स को यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दी चैप्टर वेव और साउंड क्या होता है। साउंड बेसिकली कैसे ट्रेवल करता है, वेव्स के फॉर्म में साउंड को ट्रेवल करना साउंड ट्रेवल करता है। तो वेव होता है क्या, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट मूव्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एंड कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। सिंपल क्या होता है कि वेव्स क्या होते हैं, एनर्जीज के फॉर्म में एक दूसरे इधर से उधर ट्रैवल करते हैं rather देन कैरिंग द इंटायर पार्टिकल। ठीक है, इट मे टेक अ फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशंस और वेरिएशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के वेरिएशंस की वजह से हो सकता है, या फिर ये किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, या तो प्रेशर चेंजेस होंगे तो वहाँ पे उस हिसाब से ट्रैवल करेगा, या इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब जैसे आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, वो अपने आप दोबारा अपनी पोजीशन में जाती है। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का फिनोमेना होता है, उसकी वजह से भी ये मूवमेंट होता है। तो इसके एक एग्जांपल, सबसे पहले तो अच्छा एग्जांपल सबको पता होगा कि जब भी आप गाँव वगैरह कभी गए होंगे अपने तालाब, तब तो होते थे, अब तो कुछ भी नहीं है। तो उसमें आपने देखा होगा कि आप पत्थर फेंको तो रिपल्स क्रिएट होते थे। कभी-कभी क्या होता था कि बहुत लोग को तो बहुत अच्छी ट्रिक्स आती थी कि पत्थर को वो फेंकते थे तो एक ही पत्थर, मतलब छोटा-सा स्टोन एक ही बार 2 बार कूद के जाता था। मतलब बचपन में मैंने तो ये सब बहुत किया है। लेकिन अभी आप उससे फिनोमेना अब उसकी फिज़िक्स समझो कि वो क्या होता है, वो एनर्जीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा होता है रिपल्स के फॉर्म में, ठीक है? वो वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही होती हैं। और या तो कॉर्क प्लेस करते हो, वाटर मूव्स अप एंड डाउन बट डज़ नॉट ट्रैवल फॉरवर्ड विद द वेव। देखा है आपने? सिर्फ वाटर का मूवमेंट आपको दिखता है लेकिन मूव नहीं हो रहा होता है। द एनर्जी ट्रैवल्स एंड नॉट द पार्टिकल ट्रैवल्स। दिस इज़ द सिंपल फिनोमेना। पार्टिकल मोशन ऑफ मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, दो तरीके के वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसकी टेबल आप प्लीज एनसीईआरटी से देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या होती है, ट्रांसफर वेव जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन होती है। मतलब जैसे वेव ट्रैवल कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर ही वो ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। लेकिन और इसके एग्जांपल में क्या आता है, मैकेनिकल वेव। लाइट वेव्स कैसे ट्रैवल करती है, परपेंडिकुलर टू द मीडियम जहाँ पे वेव ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। इसका एग्जांपल एक और है, मैक्सिमम वेव इन द स्टेडियम। ये भी आप याद रख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, पार्टिकल का मोशन पैरेलल ही उसके डायरेक्शन में होता है जहाँ पे वेव का मोशन हो रहा होता है। कोई पार्टिकल वहीं पे मूव करेगा जहाँ पैरेलली आपकी वेव्स मूव कर रही होती है, ठीक है। प्रोपोगेशन अकर्स बाय कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। एग्जांपल से आप समझो साउंड वेव्स इन एयर कैसे ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल अगर वेव है तो वो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन होगा। रेयरफेक्शन का मतलब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंप्रेशन का मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली अप एंड टू एंड फ्रो मोशन हो, आपने सुना होगा, तो अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे मूवमेंट कर रही होती है। तो ये वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, पार्टिकल का मूवमेंट अप एंड डाउन टू एंड फ्रो वाला। सरफेस वेव्स क्या होती हैं, सरफेस वेव में मूवमेंट जो होता है पार्टिकल का वो ऑल अराउंड द सरफेस होता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मतलब टॉर्नेडो, अर्थक्वेक, ये सब में जो होता है वो सरफेस वेव काम करती है। अर्थ के नीचे मूवमेंट इतना हाई होता है उन वेव्स का कि उनका इम्पैक्ट वेरी लार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे पार्टिकल का डिस्टेंस कितना कम है, जहाँ पे रेयरफेक्शन है उनमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। ये आप ड्रॉ करके आ सकते हो फॉर द आंसर राइटिंग पार्ट। सिमिलरली विद दिस केस, आपने ये वेव का मोशन देखिए कैसे हो रहा है टू एंड फ्रो। जब वेव मूव कर रही है तो यहाँ पे सरफेस वेव में क्या होता है, इधर भी मूवमेंट हो रहा होता है, अपवर्ड भी मूवमेंट हो रहा होता है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट होता है। सिमिलरली जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है तो सेम यही फिनोमेना होता है कि मूवमेंट दोनों तरफ होता है। जापान सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है और उसकी टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आता है, साउंड वेव से रिलेटेड क्वेश्चन या वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चन पर्टिकुलरली, तो वो इम्पैक्ट अगर पूछता है उसके, तो आप उसके एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे जापान अपनी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है टू
लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होता है वो जापान से हो सकता है। ये मैं वेव के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट द साउंड, ठीक है। अब आओ आप इंट्रोडक्शन टू साउंड, फाइनली इंट्रोडक्शन टू साउंड में आप क्या लिखोगे, एक सिंपल सा डेफिनेशन, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, द मटेरियल थ्रू विच द साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड द मीडियम। मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पे मीडियम क्या हो सकता है आपका, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं, यहाँ पे मीडियम है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। साउंड पे डिपेंड करता है मीडियम क्या है उस पे ही, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है, ये देखिए, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तभी तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो वॉकी टॉकी से बातचीत करते हैं स्पेस में, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है। व्हेन पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, कोई भी हम मीन पोजीशन कंसीडर करते हैं, वहां से पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है फ्रॉम, हाँ, अप एंड डाउन या फिर लॉन्गिट्यूडनली हॉरिजॉन्टली, तो वो कैसे क्रिएट होता है, जब दे क्रिएट अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, एक हाई प्रेशर क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। ये याद रख लो, इंपॉर्टेंट लाइन है, हाई प्रेशर मतलब कंप्रेशन, फॉलोड बाय द रीजन ऑफ लो प्रेशर मतलब रेयरफेक्शन। कंप्रेशन में जहां पार्टिकल्स इंटैक्ट होते हैं वहां पे हाई प्रेशर होता है, जहां पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होता है वहां पे रेयर फ्रैक्शन होता है और वो लो प्रेशर में डील करते हैं। तो द साउंड प्रोपोगेट्स एज प्रेशर वेरिएशंस इन द मीडियम, जिस मीडियम में प्रेशर में चेंजेस आएंगे साउंड उस डायरेक्शन में वैसे ही प्रोपोगेट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। वेवलेंथ क्या होती है, साउंड में वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि ट्रफ और क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ्स, और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, तो उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट होती है मीटर। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए जब उनको एक 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 पूरी इसको कितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं आपका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड के इंडिपेंडेंट मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कंप्रेशंस या फिर नंबर ऑफ रेयर फ्रैक्शंस पर यूनिट टाइम, कितने कंप्रेशंस या कितने नंबर ऑफ रेयर फ्रैक्शंस हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, ह्यूमन ईयर का कितना होता है, कितने हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, कितने हर्ट्ज तक इंसेक्ट्स वेव वेव माइक्रोव्स ये सब सुन सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड होती है v इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन तो मैं फ्रीक्वेंसी को बता रही हूँ, मतलब इजिली ऐसे मैंने याद किया है, लेकिन आप वी लैम्डा से भी याद कर रखते हो, मैंने इसे एन लैम्डा कंसिडर किया होता है फॉर द इजी रिमेम्बरेंस। स्पीड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, दिस इज जग जाहिर कि हाँ, सॉलिड लिक्विड मीडियम होगा या फिर गैसियस मीडियम होगा, उसमें स्पीड डिपेंड करेगा और वैसे ही वो ट्रैवल करती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम एंड गैसेस में उससे कम, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस उतना ज़्यादा होता चले जाता है मीडियम जैसे ही चेंज होता है उसमें। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन मतलब एक मीन पोजीशन से दूसरी मीन पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड डिपेंड किस पे करता है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउड साउंड आएगी। एम्पलीट्यूड देखो, ये इन मीन पोजीशन से वेव हाइट कितनी है उस पे डिपेंड करता है, तो जितना लार्जर एम्पलीट्यूड उतना लार्जर साउंड, और ये डिटरमाइन करता है कि कितनी लाउडनेस होगी, कितना हाई एम्पलीट्यूड है। मम्मी वगैरह कभी बहुत तेज चिल्लाएं तो आप बोल देना मम्मी आपका एम्पलीट्यूड बहुत हाई है, ठीक है, या फिर मम्मी आपकी पिच बहुत हाई है। वेव क्रस्ट, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, तीनों के डायग्राम बिल्कुल अपना दिमाग में छाप लो, टैटू बनवा लो इसका या कुछ भी कर लो, क्योंकि ये मतलब आपको एज इट इज ड्रॉ करके आने हैं, यही एग्जांपल्स यही डायग्राम, ऐसे कि ऐसे ही जब क्वेश्चंस आएगा तब, ठीक है। आप चाहो तो इसमें कलर भी करके आ सकते हो अगर अलाउड होगा तो। इंपॉर्टेंट नोट में देखो क्या है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस, मैंने बता दिया, सॉलिड में सबसे ज्यादा, तो लिक्विड में उससे कम होता है, गैसेस में उससे कम होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉम्पैक्टनेस होती है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स के बीच की, उनके बीच में गैप नहीं होता है, तो वो ट्रैवल कर मतलब लाइट तो डिपेंड करती है मीडियम, मतलब मीडियम के डायरेक्शंस में ऑपोजिट तरीके से चलती है, लेकिन साउंड क्या होता है, जब तक वो किसी पार्टिकल को टकराएगा नहीं तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होएगा। तो जितना कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स, जितने कम डिस्प्लेसमेंट, उतना तेज साउंड, उतना तेज वॉल्यूम। जैसे स्टील पे मारो, टेबल पे मारो या फिर हवा में मारो तो कहाँ पे साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, सेम द केस। आप ये डायग्राम्स याद रखो, ये डायग्राम्स तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ साउंड में डायग्राम ही है, ठीक है। ये इसके बीच के डिस्टेंस, सबसे सिंपल डायग्राम ये है, ये ड्रॉ करके आइए। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिस पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है, टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देख लो आप कैसे,
जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से। प्रेशर क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। प्रेशर से क्या ही लेना देना साउंड का, टेम्परेचर से लेना देना है ना, क्योंकि पार्टिकल्स के मूवमेंट किस में सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, जब आप ठंडा पानी रखे रहो, ठीक है, उसको उसमें कोई आवाज़ इतनी नहीं होगी, लेकिन जब आप पानी खौलाने रख दो, तो उसमें से जब पार्टिकल्स एकदम इधर-उधर मूव करते हैं, तो आवाज़ करते हैं ना, सेम विद दिस केस, जितना तेज़ पार्ट टेम्परेचर उतना तेज़ ही साउंड, ठीक है? डेंसिटी प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है। डेंसिटी पे कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस, ये याद रख लो। ह्यूमिडिटी, क्योंकि टेम्परेचर का ही फिनोमेना है, तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर, उतना ही ज़्यादा आपका साउंड, ठीक है? ये ऐसे ट्रैवल करते हैं। एनसीईआरटी में एक टेबल दी रखी है, वो तो ज़रूर पढ़ लेना, उसमें सबके एयर सारे मीडियम में कितना साउंड होता है, कितने उसकी वैल्यूज़ होती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप याद कर लो, वो आपसे पूछ सकता है, आपको न्यूमेरिकल्स अगर देगा, इफ इन केस 10th लेवल तक की न्यूमेरिकल आपसे पूछता है एमसीक्यू पार्ट में, तो वो वैल्यूज़ अगर नहीं दे रखी, तो वैल्यूज़ वहाँ से आपको देखनी है। सोनिक बूम क्या होता है, व्हेन अ सोर्स मूव्स फास्टर देन साउंड, देखिए, it produces a shock wave and these shock waves are called the sonic boom, capable of damaging the building। इतना हाई पावर होता है इनके पास। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पिच, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखो। पिच इज द परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अलाउइंग अस टू डिस्टिंग्विश हाई श्रिलनेस एंड साउंड ऑफ अ लो फ्लैट साउंड। पिच का मतलब क्या होता है, जितनी हाई पिच, अगर आप बहुत तेज चिल्लाओ तो आपको एक झंझनाहट सी महसूस महसूस होगी अपने गले में, और अगर आप बिल्कुल स्लोली आराम से बात कर रहे हो, तो एक फ्लैट है, लो साउंड है, तो फ्लैट मूवमेंट होगा। तो जितनी फास्टर वाइब्रेशंस, जितना तेज पार्टिकल्स के बीच का मूवमेंट होता है, उतनी हायर फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी ही हायर पिच होती है। पिच और एम्पलीट्यूड सेमी फिनोमिना है। जितना हाई आपका मूवमेंट होगा या वाइब्रेशन होगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है और बहुत कम डिस्टेंस बच रहा है, तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी उसकी होगी, और मतलब टाइम पीरियड बहुत कम हो रहा है, ठीक है? जब टाइम पीरियड बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, हमने देखा था ना, तो वही है हायर पिच। एग्जाम्पल देखो, हायर पिच और शिलनेस की क्या होती है, हमिंग ऑफ बी, जब वो बहुत तेज चिल्लाती है, विसल करती है, आपने कभी सुना होगा कंटिन्यूअसली। लो पिच पे क्या होता है, लायन की रोर या कार का हाउंड, वो लो पिच है। जनरली अ फीमेल वॉइस हैज़ अ हायर पिच देन अ मेल वॉइस, इसलिए मैंने मम्मी वाला एग्जांपल दिया कि मम्मी चिल्लाती है तो कितना तेज तक आवाज आती है, आपका आप में पिच बढ़ जाती है, मम्मी का एम्पलीट्यूड हाई हुआ और आपकी पिच, आप में क्या होता है कि श्रिलनेस, आप वाइब्रेट करने लगते हो ना, सेम वही चीज है। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस। इट मेजर्स द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकंड। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मतलब लाउडर साउंड, स्मॉलर एम्पलीट्यूड मतलब सॉफ्टन साउंड या सॉफ्टर साउंड। लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड ईयर सेंसिटिविटी। आप ज्यादा लाउड अगर हो गया, आपने मम्मी अगर ज्यादा लाउड हो गई, तो देखो साउंड तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ-साथ अगर चिल्लाना स्टार्ट की, तो आपका कान-वान सब बजने लगता है। तो सेम ऐसे ही याद रखो कि जितना ज़्यादा लाउड होगा, उतना इंटेंसिटी हाई होगी और उतना ही ईयर सेंसिटिविटी भी उसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है? ये आपको नहीं जानना है, ये हायर ये कॉन्सेप्ट है। साउंड अबव 80 डेसिबल, डीबी हम डेसिबल को बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है, इज़ यूजुअली अनप्लीजेंट फॉर ह्यूमन ईयर। या फिर ह्यूमन हियरिंग के लिए 80 डीबी से ऊपर का साउंड होता है। आपने वो सुना है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि पिन अगर गिरी, उसमें जितना साउंड, उसमें भी साउंड होता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो 0 डेसिबल उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन वो 0 डेसिबल होता नहीं है। उसे माना गया है कि वो 0 डेसिबल है, इसलिए स्कूल में टीचर बोलते थे ना, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओ। तो वही चीज़ है कि 0 डेसिबल का जो साउंड है, उसे हम बोलते हैं पिन ड्रॉप। माना है हमने, ऐसा होता नहीं, आवाज़ तो उसमें भी आती है। क्वालिटी या फिर टिम्बर। टिम्बर क्या होता है कि द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड enables us to distinguish different sounds even when the pitch और loudness are the same। देखो, क्या टोन है, क्या नोट है, क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सब डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ साउंड है क्या। जैसे कि अगर आपका टोन सॉफ्ट है, आप स्लोली बात करते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है। या फिर आपका अगर नोट या फिर आपकी बात करने का तरीका थोड़ा सा हैवी है, आपका थ्रोट में जो वाइब्रेशंस है वो थोड़ा हैवी हो रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड तो एक ऐसा फिनोमिना है जो डिपेंड करता है आपकी टोन क्या है या आपकी नोट क्या है, फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करता है, हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी उस पे।
तो क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म एंड वेरीज फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। सेम विद द केस, तबला का अलग है, गिटार का अलग है, इसका आपका जो ये होता है कॉन्गो का अलग है। तो हर चीज का अलग साउंड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है और उसका नोट और टोन दोनों चीज अलग होती है। ठीक है, सेम इसके डायग्राम आप ऐसे देख लो कि लाउडनेस को हम उसकी यूनिट होती है फोन। ठीक है, पिच को जो होता है, पिच हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है और वो कैसे परसीव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। वेवलेंथ या वेव फॉर्म क्या होता है, शेप ऑफ वेव एंड अदर फ्रीक्वेंसीज कैसी हैं वो डिपेंड करती है टिम्बर या उसकी क्वालिटी पे। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, कितना टाइम लग रहा है, तो ये ऐसे मेजर किया जाता है लैब्स वगैरह में। डेसिबल ऑफ द साउंड, ये आप देख लो किसमें कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 0 मतलब पिन ड्रॉप। 10 डेसिबल मतलब आप साँस ले रहे हो तो आप 10 डेसिबल, अब आप ऐसे ही याद करो, साँस ले रहे हो तो बोल दो आप 10 डेसिबल मत लो यार। या फिर लीव्स एक दूसरे से झड़ के गिर रही हैं तो 20 डेसिबल, मतलब कितना, रेफ्रिजरेटर तक का साउंड आपको दिया हुआ है 40 डेसिबल का होता है। चैट आप कर रहे हो किसी से, फुसफुसाहट वाली बात अलग है, लेकिन आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो 60 डेसिबल का साउंड होता है। और 80 डेसिबल मतलब ट्रक से ऊपर का साउंड, तो आपके कान के लिए हानिकारक है। इसीलिए कभी भी ब्लो ड्राई नहीं करें सबके सामने बैठ के। ठीक है, नाउ दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन, बट ये थोड़ा हायर एंड पे है, ये भी आप छोड़ सकते हो। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है कि व्हेन साउंड waves strikes a surface and reflect back, reflected sound और echo is produced। echo का मतलब क्या होता है, जब साउंड आपका किसी एक ऐसे मीडियम में आप खड़े हो जहाँ पे आपका साउंड आपको वापस सुनाई दे। वो खाई में सब चिल्लाते थे ना, प्रिया प्रिया, तो वापस आवाज आती थी। तो सेम वही चीज है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब वापस बैक करके आपके पास कैसे आ रहा है साउंड। ठीक है, आपने यहाँ से साउंड भेजा और आपके पास यहाँ वापस आ गया, तो उसे क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है, इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब आप पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स वगैरह हम पढ़ेंगे, तब हम उसमें इस चीज़ को पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में, कि इंसिडेंट वेव क्या होती है, रिफ्लेक्टेड वेव क्या होती है, नॉर्मल लाइट क्या होता है। वैसे तो आपने सबने पढ़ ही रखा होगा, तो आप ये समझो ये तीनों एक ही सेम प्लेन पे होती हैं जब इको होता है। या फिर लॉज क्या होते हैं, इको क्या होता है, इको इज अ रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस। रिलेशन इनके बीच में इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन आप याद रखो, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये याद रखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है, टाइम फॉर इको पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बाय रिफ्लेक्टिंग, कितना डिस्टेंस लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह उसे आने में, उस पे डिपेंड करता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितने होते हैं, 2। कैसे, इधर से जाने का और इधर से आने का दोनों का कंसीडर करते हैं, तो हम 2d कंसीडर करते हैं। तो v स्पीड इज इक्वल्स टू 2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, या d इज इक्वल्स टू vt अपॉन 2। ठीक है, अब टाइम गैप अगर लेस देन 1 सेकेंड, टाइम गैप अगर आपका कंडीशन ऐसे होता है, टाइम जो गैप होता है आपको वापस आने का साउंड का मोर देन 0.1 सेकेंड है, तो मिनिमम डिस्टेंस उसकी 17.2 मीटर ट्रैवल की होती है। यहाँ पे डिस्टेंस आप टाइम पीरियड रख के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ट्रैवल का स्पीड क्या होता है, 342, 332, 334, ऐसी ये वाली पॉइंट ऐसे जब यूनिट रखोगे तब आ जाएगा। ठीक है, सेंडर एंड ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रख के देखो, ये एक डायग्राम बना के आओ, इससे आपका साउंड वापस आ रहा है जो ये डॉटेड है, एंड इधर से आपने भेजा है। ठीक है, तो आप ऐसे करके ये डायग्राम बना के आना अगर इको से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को कंसीडर करना है, यहाँ पे वॉल को कंसीडर करना है, यहाँ पे आप स्टील का कुछ भी लगा देना। ठीक है, तो वहां से कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है साउंड वो भी आप चेक करना। ठीक है, साइंस इन अ डेली लाइफ, थोड़ा सा ये नॉर्मल चीज है, ये पढ़ लो। अगर आपको एग्जांपल्स रियल लाइफ से रिलेटेड देने हैं, तो मेगाफोन क्या होता है या स्पीकिंग ट्यूब क्या होता है, साउंड वेव अंडरगो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, विस्परिंग गैलरी मतलब साउंड ट्रेवल्स अलोंग अ कर्व्ड वॉल्स ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। स्टेथोस्कोप, साउंड ट्रेवल्स थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, ये तो सेम ही डायग्राम है, ये भी सेम ही डायग्राम है, तो इसे ह्यूमन ईयर तक कैसे पहुंचता है साउंड उसका। सोनार एंड अल्ट्रासाउंड के बीच का डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स तो हम पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे उस चैप्टर में कि कौन कौन सी वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं, एक्सरे क्या होती है, ये सारी वेव्स क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या होता है, 20 से 20 हजार कर्ड बिलो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो ये होता है।
ये हमें सुनाओ हम हमारी ह्यूमन रेंज में होता है। अल्ट्रासोनिक क्या होती है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज जो होती हैं वो आपकी इनऑडिबल साउंड में कंसीडर की जाती है, हमें नहीं सुनाई देती है। एप्लीकेशन क्या होती है, मेडिकल इमेजिंग में डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन मेटल, या फिर क्लीनिंग स्मॉल मशीन पार्ट्स या सोनार नेविगेशन, इन सब में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। रिवर्बरेशन क्या होता है, reverberation is the persistence of sound after the source stops producing it. It caused by the multiple reflections in enclosed spaces. It's self explanatory है, इसको क्या ही explain करना कि साउंड प्रोड्यूस होने के बाद में भी आपको अगर साउंड सुनाई दे रहा है तो वो रिफ्लेक्शंस है उसके। लार्ज हॉल्स यूज साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक फायरबोर्ड। जब भी आपको स्टूडियो वगैरह में पढ़ाया जाता है तो उनमें क्या होता है, चारों तरफ साउंड को रिफ्लेक्ट बैक होने से बंद किया जाता है, जिसकी की वजह से वो साउंड प्रूफ रूम्स बनते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं, फायर बोर्ड्स का यूज करते हैं, तो वो रिड्यूस करता है रिवर्बरेशन को, वापस से साउंड रिफ्लेक्ट होके नहीं आता है। ह्यूमन ईयर का डायग्राम आप देख लो यहाँ से, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ह्यूमन ईयर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। द ह्यूमन ईयर इज द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। आपका ह्यूमन ईयर सिर्फ सुनाई ही नहीं देता है, लेकिन टेम्परेचर को बैलेंस भी करता है, ठीक है। इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग द साउंड वेव, ट्रांसमिटिंग देम एंड कन्वर्टिंग देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन ईयर का, तो आप ये याद रखो। आउटर ईयर का क्या होता है, द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। देखो, विजिबल पार्ट जो हमारा कान के बाहर का जो पार्ट होता है जो हमें दिखता है, उसे हम बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। ध्यान से आप सारे इसके कुछ कुछ भी अगर आप, मेन तो है ये, इनको आप ड्रॉ करके आओ, हेलिक्स या कॉन्का या लोब्यूल, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेन मेन पार्ट जैसे टेम्पोरल बोन क्या होती है, मैलियस क्या होता है, इनकस क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है, ये आप ड्रॉ करके आना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डक्ट को ड्रॉप करके आते हो तो भी इंपॉर्टेंट, नर्व्स नहीं भी ड्रॉप करके चलेगा। कॉक्लिया क्या होता है ये तो मेंशन करना ही पड़ेगा। ओवल विंडो, राउंड विंडो में से एक ही चीज मेंशन करो तो भी चलेगा। टिम्पैनिक कैविटी क्या होती है ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, ईयर कैनाल क्या है, सिर्फ कुछ कुछ चीजें ही मेंशन करनी है, पूरा ईयर बना के हर चीज लिख के आने की जरूरत नहीं है, टाइम आपके पास लिमिटेड होगा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, ये कलेक्ट करता है साउंड वेव को फ्रॉम द सराउंडिंग आउटर ईयर जो होता है, और साउंड देन ट्रेवल्स टू द ट्यूब कॉल द ऑडिटरी कैनाल, जो ऊपर भी देखी है हमने। मिडिल ईयर क्या होता है, उसमें ईयर ड्रम होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो वाइब्रेट करती है साउंड को। हर एक ईयर का क्या फंक्शन होता है ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल ईयर, आउटर ईयर एंड इनर ईयर जो होता है, 3 टेबल बनाओ, उसमें अपने पॉइंटर्स को लिखो, या इन पॉइंट्स को ऐसे के एज इट इज उतार लो और उससे रिवाइज करना। दीज वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड बाय 3 टाइनी बोन्स कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। स्टेपल्स भी बोलते हैं, स्टेप्स भी बोलते हैं। दीज बोन्स ट्रांसमिट वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर। इनर ईयर क्या होता है, कॉक्लिया। इसका फंक्शन क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारे ब्रेन को दे सके। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कैरीड आउट बाय द ऑडिटरी नर्व्स टू द ब्रेन। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीस सिग्नल्स एज साउंड। और ये इतनी फास्ट पेस में होता है कि आपको लग रहा है यहाँ पे तो मैं एक ही लाइन पढ़ रही हूँ, लेकिन हमारा ईयर जो आपके बाद आप, मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, वो कितना फास्ट मूवमेंट हो रहा है, ये भी तो आप देखो कितनी फास्ट लोग फंक्शन कर रहे हैं। फ्लो ऑफ साउंड कैसा होता है, साउंड वेव फिर पिन्ना, ऐसे याद रख सकते हो, साउंड वेव फिर उसके बाद पिन्ना, फिर ऑडिटरी कैनाल गया, फिर ईयर ड्रम गया, ईयर ऑसिकल्स में गया, कॉक्लिया में गया, ऑडिटरी नर्व में गया, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया और देन ब्रेन को सिग्नल दे दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पिन्ना कलेक्ट करता है साउंड को, ईयर ड्रम करता है वाइब्रेट साउंड वेव्स को, ईयर ऑसिकल्स एम्पलीफाई करता है साउंड वेव वाइब्रेशंस को, कॉक्लिया कन्वर्ट करता है वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिटरी नर्व कैरी करती है सिग्नल्स को ब्रेन तक, एंड देन इनर ईयर जो है हेल्प करता है उसको बैलेंस करने में एंड बैलेंस आउट करके बताने में कि क्या हो रहा है। 20,000 हर्ट्ज तक हमें सुनाई देता है, ह्यूमन ईयर ऑडिबल होता है, ठीक है। आप इंफ्रासोनिक देख लो, 20 लेस देन 20, मतलब इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती हैं, अल्ट्रासोनिक मोर देन 20 हर्ट्ज होती हैं, 20,000 हर्ट्ज होती है। सोनार यूजेस इको एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये पिन पॉइंटर्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, देख लो इसको। आप इको क्या किस वजह से होता है ये तो आपको बता दिया मैंने। परसिस्टेंस ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो आप इसीलिए साउंड प्रूफ लगाया जाता है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, कितनी बार बताया ये तो। अब देखो मॉडल क्वेश्चन क्या दिया था, एक्सप्लेन हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपोगेट इन मीडियम, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड देन इन एयर, एंड स्टेट टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस फैक्ट। इस तरीके के ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड कोई भी डायग्राम आप बना के आ सकते हो।
प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्यों होता है और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्यों होता है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है किसी भी साउंड के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। द वाइब्रेशन सेट्स द पार्टिकल ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, एयर, लिक्विड या गैस इनटू मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स क्रिएट अल्टरनेट कंप्रेशन, हाई प्रेशर एंड रेयरफेक्शन दैट इज लो प्रेशर। ये अगर आप पैकेट में लिख के आते हो ना, अल्टीमेटली आपको पॉइंट मिलता है, विच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम एज साउंड वेव्स, द साउंड रिक्वायर अ मैटर मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट क्या होता है, टेक अ वुडन टेबल, या आप कुछ भी कंसिडर कर लो, एक स्कूल का रिंग बेल ले लो या कोई भी चीज ले लो, पुट योर एयर एट द वन एंड ऑफ द टेबल एंड गेट योर फ्रेंड। मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल, मैं तो यहाँ पे ये वाला सिंपल एग्जाम्पल लिया है कि टेबल पे कंसिडर करने वाला, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और उसकी एप्लीकेशन क्या है, रेलवे ड्राइवर जब अपने ट्रैक पे कान को रखता है तो वो डिटेक्ट कर पाता है कि ट्रेन कितनी जल्दी रीच करने वाली है या कितना जल्दी अप्रोच करने वाली है, ये भी एक टेक्निक होती है। और साउंड इज ट्रांसमिटेड एफिशिएंटली थ्रू सॉलिड स्ट्रक्चर्स लाइक मेटल पाइप्स एंड रेल्स, ठीक है। हिंदी वालों के लिए सेम यही है, आप देख सकते हो। शाम के क्वेश्चन को दिया गया था अल्ट्रासोनिक क्या, अल्ट्रासाउंड क्या होता है और उसके एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशंस बताइए, तो ये उसके मेडिकल एप्लीकेशंस है। और भी इसके अलावा होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, और भी चीजें होती है, आप वो सब भी मेंशन कर सकते हो, कितने कितने हर्ट्ज तक सुनाई देता है, कितने हर्ट्ज तक नहीं सुनाई देता है। सो दैट इज इट अबाउट द साउंड। सो प्लीज join my telegram channel for the further updates and see you tomorrow.